कल की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिए थे 30 क्वेश्चन। यहां तक हम लोग क्वेश्चन सोल्व किए थे। कबीरदास की भाषा कौन सी थी? ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी लोगों ने बताया था कि सधुकड़ी भाषा है कबीरदास जी की भाषा। सो हाय गाइज, मेरा नाम है मनोज और आप लोग बने हुए हैं मनोज एकेडमी पर। वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जितने भी साथी नए जुड़ रहे हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और अभी तक अगर आप लोगों ने शेयर नहीं किया ना वीडियो को, तो अपने मित्रों में वीडियो को शेयर जरूर करें। स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। टीजीटी पीटी के लिए हिंदी की क्लास बेहतरीन होने वाली है। तो देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कबीरदास की भाषा कौन सी थी, तो आपने कहा था सधुकड़ी भाषा थी। लेकिन और भी अलग अलग जो हिंदी के विशेषज्ञ हैं, जो जैसे आपका श्याम सुंदर दास, जैसे आपके श्याम सुंदर दास आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि श्याम सुंदर दास जी की भाषा कैसी है, तो आप बताएंगे पंचमेल खिचड़ी। पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है रामचंद्र शुक्ल की भाषा कैसी है। रामचंद्र शुक्ल की भाषा, तो आप बताएंगे दोस्तों सधुक्कड़ी। ठीक है, और कबीरदास जी की भाषा भी क्या है? सधुक्कड़ी है। ठीक, ध्यान देना इसमें आप लोग। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो पहले प्रश्न से। यहां से आपका आज की वीडियो का होगा पहला प्रश्न। बसी पक्षी बोल ही बहु भाखा। बसी पक्षी बोल ही बहु भाखा, कर ही हुलास देखी के शाखा। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता आपको मेंशन करने हैं, कौन होंगे इनके रचयिता। एक छोटा सा हिंट दे देता हूं, जो भक्ति काल था आपका, भक्ति काल की निर्गुण जो प्रेमाश्रयी है, निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के कवि थे ये। तो आपको पता लग ही गया होगा कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। इसका सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा 31 का। बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की, आज की वीडियो का दूसरा प्रश्न। सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है? सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है? वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, शांत रस या भक्ति रस? 32 नंबर प्रश्न आपका रहेगा यहां। 32 सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा गया है। दोस्तों इन्होंने श्रृंगार और शांत रसों का भी वर्णन अपनी रचनाओं में किया है। ठीक है, उसके पश्चात जो प्रश्न है आपका 33 नंबर, आदिकाल की रचना के बारे में आपको बताना है। आदिकाल की रचना है अखरावट, छत्रसाल दशक, दीपशिखा, खुमान रासो। 33 नंबर प्रश्न आपका आंसर होगा आपका सर यहां पर खुमान रासो। खुमान रासो आदिकाल की रचना है, जिसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं दलपति विजय। दलपति विजय। ठीक है, अखरावट छत्रसाल दशक रीतिकाल की रचना है, और दीपशिखा जो है वो आधुनिक काल की रचना है। ये कौन सी रचना है? आधुनिक काल की रचना है। और दोनों जो है वो किसकी रचना है? रीतिकाल की। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन रहेगा आपका। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? हिंदी साहित्य सम्मेलन, नागरिक प्रचारणी सभा, इंडियन प्रेस, राष्ट्रभाषा परिषद। प्रश्न संख्या आपका 34 नंबर है दोस्तों। यहां पे 34 नंबर, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन जो है वो नागरिक प्रचारणी सभा इसके द्वारा किया गया था। लेकिन एक प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि सर नागरिक प्रचारणी सभा की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी, क्योंकि ये अलग क्वेश्चन है आपका। तो आपका आंसर होगा दोस्तों 1893 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है,
स्थापना दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा योगदान जो दिया गया था वो पंडित रामनारायण मिश्र के द्वारा दिया गया था और बाबू श्याम सुंदर दास जी के द्वारा दिया गया था सबसे ज्यादा योगदान, जो नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है यहाँ पे किस साहित्य किस साहित्य हिसाब सॉरी फॉर दैट किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? मिश्र बंधु, ग्रियर्सन, हरिओद और श्याम सुंदर दास। 35 नंबर। दोस्तों मिश्र बंधुओं ने अपनी कृति में जो है मिश्र बंधु विनोद, इसमें लगभग दोस्तों 5000 कवियों को स्थान दिया है। ठीक है, 5000 कवियों को इन्होंने इसमें स्थान दिया है। इसका पहला ऑप्शन ही आपका हो जाएगा। उसके बाद जो प्रश्न है आपका 36 नंबर। देखिए कुछ साथी जो है यहाँ पर जो है ना बातें लगातार कर ही रहे हैं, और मेरे प्यारे साथियों यह वीडियो जो है आप सभी को ऐसे ही मिलेगी इसी रूप में, क्योंकि अगर मैं आपको लाइव वीडियो कराता हूं, ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन कम होते हैं और आपके जो है टाइम ज्यादा लगता है। इसमें टाइम कम लगेगा, क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे। ठीक है, इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में इसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया? ओके, 36 नंबर। आंसर होगा आपका रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास 36 नंबर का आपका सी वाला ऑप्शन रहेगा। उसके बाद जो प्रश्न है आपका यहां पर इस्तवार द ला, ध्यान दीजिएगा, इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? दोस्तों ये काफी अच्छे प्रश्न हैं और इन प्रश्नों को आप सभी को एक बार रिवाइंड जरूर करा दूंगा ताकि आप लोग जो है अच्छे से समझ सकें। तो ये दोस्तों फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, गार्सा दतासी, फ्रेंच भाषा में। पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है? पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है? अर्धकथा, मेरा जीवन प्रवाह, चांद सूरज के बीरन, मेरी आत्मकहानी। पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की जो पहली आत्मकथा है वो है आपका अर्ध कथानक या अर्ध कथा। दोस्तों ये आपके आत्मकथा है एक, जो कि 1641 ईस्वी में लिखी गई थी। ठीक है, बात करते हैं हम लोग 39 नंबर की। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध नहीं है इसमें से? 39 नंबर प्रश्न आपका। अशोक के फूल किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का सर। कुटज, ये भी आपका सही है। ठीक है, विचार प्रवाह ये भी इनका है, लेकिन व्रत विचार जो है वो किसका है? ये है सुखदेव जी का, सुखदेव जी की रचना है। क्लियर हो गया आपका? डी वाला ऑप्शन क्लियर है? ओके सर। हम लोग बात करते हैं 40 नंबर की। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्यिक रचना होने पर वह क्या बन जाती है? बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? ब्रजभाषा, उपभाषा, लिपि या क्षेत्रीय रूप? 40 नंबर आपका यहां पे होगा दोस्तों, वो उपभाषा बन जाती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका होगा। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर कहेगा हिंदी भाषा का संबंध किससे है? हिंदी भाषा का संबंध किससे है? पैसाची से है, ब्रांचर से है, मगही से है या आपका शोरसैनी से है? सिंधी भाषा का संबंध किससे है? ब्रांचर अपभ्रंश से रहेगा, बी वाला ऑप्शन। थोड़ा फास्ट और कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे।
हिंदी भाषा राज्य या हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र। देखिएगा, महाराष्ट्र जो है वो हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि यहाँ पर मराठी बोली जाती है। मराठी भाषा जो है यहाँ पे ज्यादातर बोली जाती है, इस राज्य के अंतर्गत आती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सारे के सारे क्या हैं? ये हिंदी भाषी राज्य हैं। भाषा की सार्थक इकाई या लघुत्तम इकाई, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, ये प्रश्न भी आपका कई बार बना है। 43 नंबर, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों? आप कहेंगे ध्वनि होती है सर, ठीक है। और जो शब्द है यहां पर, शब्द, शब्द क्या है? शब्द जो है भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई होती है, लघुत्तम सार्थक इकाई होती है। शब्द यानी कि शब्द को जब वाक्य के अनुकूल बनाते हैं तब वो क्या बन जाता है? वो पद बन जाता है, ठीक है। और भाषा विज्ञान में पद को रूप भी कहा जाता है, पद को रूप भी कहा जाता है। तो 43 नंबर का सटीक आंसर आपका होगा शब्द, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी वीडियो को शेयर और लाइक नहीं किया है तो आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, अपने मित्रों की सहायता करो, आप लोग शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। 44 नंबर की बात करेंगे, शब्द की वह शक्ति जिससे वाचारत प्रकट होता है, वो आपका अमिधा कहलाती है, ठीक है। क्या होगा 44 नंबर का? देखो, ये आपका अमिधा कहलाती है, ये आपका अमिधात्मक है। तो दोनों में यहां पर जो है पहला ऑप्शन और डी ऑप्शन, इन दोनों में से आपको सेलेक्ट करना है, बाकी जो है दोनों ऑप्शन आपके गलत हैं, बी और सी चलेगा। तो 44 नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो इसका आंसर हो जाएगा अभिधात्मक, यानी कि पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, शब्द की शक्ति जिससे वाचार्थ प्रकट होता है वो आपका क्या कहलाता है? अभिधा कहलाती है, ठीक है। और जो कार्यालय हिंदी की भाषा है वो कैसी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए आपकी अभिधात्मक, ठीक है। यानी कि इसमें जो है ना भाषा शुद्ध और व्याकरण सम्मत होनी चाहिए। इसका आंसर केवल और केवल पहला है, डी वाला ऑप्शन को खत्म कर दीजिएगा। भाषा क्या है दोस्तों? ये अगला क्वेश्चन रहेगा आपका। भाषा अर्जित संपत्ति है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति है, ईश्वर प्रदत्त संपत्ति है, सहजात सहजात संयोग या योग्यता, सहजात योग्यता है। तो भाषा क्या है दोस्तों? भाषा अर्जित संपत्ति है, अर्जित संपत्ति है, यानी कि भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। हम लोग जिस समाज में रहते हैं वहां से एक लैंग्वेज सीखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत आता है? द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत कौन सा आता है? ट, ठ, ढ, ण। देखो, एक आपका जो है ये तीसरा ऑप्शन जो है ढ और आपका अण है, ठीक है। ये द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत आपके आ जाते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न कहेगा, पंवारी इनमें से किस बोली से संबंधित है? पंवारी इनमें से किस बोली से संबंधित है? अगर मैं कहूंगा यहां पर बुंदेली जो लिखा हुआ तीसरा ऑप्शन, बुंदेली जो है वो हिंदी भाषा की बोली है एक, ठीक है। क्या हो जाएगी? हिंदी भाषा की बोली होगी। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर पंवारी की, यहाँ पर लिखा हुआ पंवारी जो है, पंवारी जो है दोस्तों आपकी राठौड़ी की तरफ आ जाएगी वैसे तो ये, ठीक है। लेकिन हमसे क्या कहा है कि पंवारी इनमें से किस बोली से संबंधित होगी? तो 47 का आप लोग सी ऑप्शन ही यहाँ पे लगाइएगा, ठीक है। बुंदेली के अंतर्गत ही आपकी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, रामचरितमानस में कितने कांडों की रचना की गई है ना? या रामचरितमानस कितने कांडों की रचना है? 6, 7, 8, 9। रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधी भाषा है, अवधी भाषा है, ठीक है। सबको पता होनी चाहिए दोस्तों इसकी प्रश्न के बारे में।
रामचरितमानस में कितने कांड हैं? सिंपल क्वेश्चन है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7। करेक्ट। ठीक है, यानी कि बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड, 7 कांड आपके हो जाएंगे। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा सर यहाँ पर, एकांकी में अन्विति अथवा संकलन त्रय के अंतर्गत काल स्थान के साथ किसके निर्वाह की गणना की जाती है? पात्र, कार्य, प्रकरी, पताका। 49 नंबर रहेगा। 49 नंबर प्रश्न का आंसर तो आपका रहेगा बी वाला ऑप्शन कार्य। नेक्स्ट चलते हैं फटाफट हम लोग यहां पे। जयशंकर प्रसाद कृत उर्वशी किस विधा की रचना है? जयशंकर प्रसाद कृत उर्वशी किस विधा की रचना है? दोस्तों ये रहेगी चंपू काव्य की रचना या विधा, यानी कि चंपू काव्य की एक विधा है। चंपू काव्य दोस्तों गद्य और पद्य शैली का मिश्रण है होता है। यह प्रश्न आपका पूछ लिया जाता है कभी कभी, मैंने आप सभी को कराया है इससे संबंधित प्रश्न। वैसे चंपू काव्य क्या होता है दोस्तों? चंपू काव्य जो होता है गद्य और पद्य शैली का मिश्रण होता है, और इस गद्य पद्य शैली का प्रयोग जो है वो आपका वैदिक साहित्य के अंतर्गत है ना, और जो बहुत साहित्य था प्राचीन काल में इसका यूज किया जाता था, तो इसको चंपू काव्य किसको कहा जाता है वो भी आप सभी को पता लग गया है। यहाँ पे हमने कहा दोस्तों अपभ्रंश का मुख्य छंद बताना है आपको। अपभ्रंश का मुख्य छंद है दोहा, बरवे, कुंडलिया और सवैया। अपभ्रंश का मुख्य छंद दोस्तों दोहा ही होता है। क्या होता है सर आपका? अपभ्रंश का मुख्य छंद दोहा होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अकॉर्डिंग जो है इस पर ज्यादा फोकस किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहता है कि आगरा का बोली क्षेत्र है, आगरा का बोली क्षेत्र है अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा और छत्तीसगढ़ी। दोस्तों ब्रजमंडल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? ब्रजमंडल देखो आज जान लीजिए आप लोग, ब्रजमंडल में दोस्तों आगरा आएगा सबसे पहले, मथुरा आएगा इसमें, आगरा मथुरा इसमें जाएगा आपका, और इसमें अलीगढ़ आ जाएगा। ठीक है, ये प्रमुख रूप से आते हैं। तो यहां की जो भाषा है वो ब्रज भाषा हो जाएगी क्या सर? बताइएगा, क्या इसमें हम लोग तीसरा ऑप्शन लगा सकते हैं? 52 नंबर में लगा सकते हैं ना? जी सर, हम लोग यहाँ पर तीसरा ऑप्शन लगा सकते हैं। अब ब्रज का मतलब क्या होता है सर? ब्रज का मतलब दोस्तों होता है जो पशुओं का समूह या गायों का समूह, पशुओं का समूह यानी कि गायों का समूह। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहेगा 53, परमात्म प्रकाश के रचनाकार हैं, परमात्म प्रकाश के रचनाकार हैं राम सिंह, योगेंद्र, हेमचंद्र और मैरुतुंग। परमात्म प्रकाश के रचनाकार 53 नंबर। जोगिंद्र, कभी कभी इनका नाम ऐसे लिखा जाता है जो इंदु। ठीक है, तो भी आप लोग इसका आंसर लगाएंगे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, उक्ति आपको बतानी है। सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए उक्ति जो है किसकी है? ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों अमीर खुसरो, पहला ऑप्शन। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा कि इनमें से जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण ना हो उसे आपको छांटना है, जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण ना हो उसको मेंशन करना है। शब्द के प्रारंभ अथवा अंत में वर्णों की आवृत्ति, एक या अनेक वर्णों की क्रमानुसार आवृत्ति, पंक्ति की संपूर्णता आवृत्ति, एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति।
या 55 नंबर रहेगा तो पंक्ति की संपूर्णता आवृत्ति जो है अनुप्रास का अलंकार का जो लक्षण है वो आपका नहीं होगा, अर्थात 55 नंबर का आंसर सी ऑप्शन रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा आपका कि वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है। वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति जो है वो आपके अनुप्रास अलंकार में होती है, ठीक है। यानी कि दो वस्तुओं में समान धर्म को अगर बात की जाए, यानी कि दो वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिवेदन को बात की जाए तो वो आपका उपमा अलंकार रहेगा, है ना। यानी कि उपमेय या उपमान का आरोप हो, ठीक, वो आपका रूपक हो जाएगा। जहां एक शब्द के कई अर्थ हो वहां सलेस अलंकार हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या होगा, वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम, सर्वनाम दोस्तों आपके प्रयोग के आधार पर सर्वनाम जो होते हैं वो 6 होते हैं और कुल सर्वनाम हमारे दोस्तों 11 होते हैं, ठीक है। तो सर्वनाम दोस्तों श्रोता यानी कि सुनने वाला, वो आपका वैसे पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ही आता है। पुरुषवाचक सर्वनाम दोस्तों पुरुषों या स्त्री के नाम के बदले यूज किया